बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज के दिन की सबसे बड़ी ख़बर तो इसराइल का ईरान पर 300 से ज़्यादा मिज़ाइलों के साथ हमला ही रहा और उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, इसके मुहर्रिकात क्या थे, क्या ये जारहियत है या ये दिफा है। तो इस पर तो बहुत ज़्यादा बात हुई और मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि जो इसके एक्सपर्ट हैं, आप ईसा नकवी साहब को सुनिए और लोगों को सुनिए जो लोग इस पर बात करते हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि एक ऐसा मुल्क ईरान जो पाबंदियों की जद में है, जो सैंक्शंस की जद में है, जिसका वेंटिलेटर शायद अमेरिका के पास था और उसने वेंटिलेटर बंद कर दिया था, वो कौम ने अपनी हमीयत और अपनी गैरत के लिए जवाबी कार्रवाई की। जब शाम में उसके कौंसल खाने को निशाना बनाया गया तो उसने फैसला किया कि मैं खामोश नहीं बैठ सकता और मुझे इसका जवाब देना है, और उसने 300 मिसाइलों के साथ इसराइल पर हमला किया। और इसके बावजूद ईरान ये समझता है कि इसराइल इस जंग को मजीद नहीं खींच सकता, ईरान के ऊपर जवाबी जारहियत नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो मजीद मुंह तोड़ जवाब खाएगा। और इस पर ईरान में जश्न मनाया गया। तो देखें, कौमें यूं होती हैं, कौमें खड़ी होती हैं फिर अपने हुक्मरानों के फैसलों के साथ। हुक्मरानों ने फैसला किया, कौम उसके साथ खड़ी है, ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। तो और जो पासदाराने इनकलाब है, जो ईरान की फौज है, उनके साथ अवाम खड़े होकर इसको जश्न मना रहे हैं। तो यूं जब कौम एक फैसला करती है, किसी दुश्मन पर अपनी हमीयत और गैरत का जवाब देती है, तो फिर इस तरह से होता है और इस तरह से होना चाहिए। बावजूद इसके कि हम समझते हैं कि ईरान पर तो सैंक्शन जायद हो चुकी हैं, उसका तो वेंटिलेटर अमेरिका ने बंद कर दिया है, इसके बावजूद वो अपनी हमीयत और गैरत के फैसले कर रहा है, इसके बावजूद वो कामयाबी से अपने मुल्क को अच्छे तरीके से चला रहा है। तो बहुत सी कौमों के लिए इसमें सबक है। बाकी इसके क्या मुहर्रिकात हैं, मुझे ये नहीं लगता कि जंग ईरान के इस अमल के नतीजे में जंग वसी तौर पर फैलेगी, बल्कि इसराइल को उसकी औकात पता चली है कि उसके साथ अमेरिका भी खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका ने भी महज एक बयान देने पर इत्तफाक किया, और रूस और चाइना तो बराह रास्त खुलकर सामने आ गए। रूस ने तो सीधा सीधा कह दिया कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ इसराइल की मदद को आएगा तो हम ईरान की मदद को चले जाएंगे, फिर आलमी जंग छिड़ सकती है। तो वो मिसाल है ना कि एक यानी अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, मुसाफिर चल रहा है और कुत्ते भौंकना शुरू कर दें और आपकी तरफ भाग रहे हों, इस तरह से भाग रहे हों कि आप रुकेंगे अगर तो वो आपको चीड़ फाड़ खाएंगे, लेकिन जैसे ही आप रुकते हैं और रुक के उसको देखते हैं तो वो कुत्ते वहीं पर खामोश होकर पीछे पलट जाते हैं। तो बहरहाल कौमें ऐसी होती हैं। आज ईरान के लिए मेरा ख्याल है कि एक बड़ी एक प्राउड मोमेंट था, एक फ़ख्र का दिन था उनके लिए, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया और वो सही कर रहे हैं। तो आगे बाकी इसके जो बहुत सारे सियासी और आलमी मंजरनामे पर इसके पहलू हैं, वो फिर जो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं वो उस पर बात करेंगे। मैं ज़रा कुछ लोकल पॉलिटिक्स पे आ जाता हूँ। देखिए, 2/3 अक्सरियत रखने वाली हुकूमत शदीद बहरानों का शिकार है, और इस हुकूमत के बारे में अब यह तासुर बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके कि 2/3 अक्सरियत रखती है, इसके बारे में तासुर यह बढ़ता जा रहा है कि ये एक नाकाम हुकूमत हो गई है या ये नाकाम हुकूमत होने जा रही है। इसकी कामयाबी की कोई उम्मीद जाहिर ही नहीं कर रहा, बशमूल नवाज शरीफ के, बशमूल खुद अपने हुकूमती लोगों के। यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत है, नवाज शरीफ भी यकीन से नहीं कह रहे कि यह हुकूमत कामयाब हो जाएगी। नवाज शरीफ ने कल क्या बात की थी, मैंने उस पर तो तफसील से बात कर ली थी। नवाज शरीफ ने कहा था, मैंने शहबाज शरीफ को कह दिया अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो तुम्हारी हुकूमत को कोई मुस्तकबिल नहीं है, या हमारी हुकूमत को कोई मुस्तकबिल नहीं है। यानी यकीन के साथ नवाज शरीफ भी नहीं कह रहे कि बहरान खत्म होने जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं पता नहीं है हुकूमत कब खत्म हो, 2 साल में हो या इससे पहले हो जाए या उसके बाद हो जाए, या 5 साल पूरे कर ले या 2 साल भी ना चले। यानी किसी को यकीन ही नहीं है, और बहरान बढ़ते जा रहे हैं। दहशतगर्दी का बहरान बढ़ रहा है, फिर मुआशी बहरान शदीद तर होता जा रहा है। अभी ये जो रीजनल सिचुएशन हुई है ईरान वाली, इसका असर जितने दिन भी रहा उतने दिन ऑयल प्राइसेस पे इसका फ़र्क तो पड़ेगा, और उसका पाकिस्तान बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि 300 से बढ़ा के 350 कर दे पेट्रोल। करेगा तो ज़ाहिर है उससे महंगाई का तूफ़ान आएगा। वो महंगाई का तूफ़ान जो है वो इस हुकूमत को बर्दाश्त करना, आवाम के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है, और फिर हुकूमत के लिए भी नहीं है। तो आप सोचें कि कैसा अजीब सी बात है कि 2/3 अक्सरियत रखने वाली हुकूमत इस वक्त शदीद परेशान है, उसको अपनी बका की फ़िक्र लायक है, और उसको लगता है कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाएगी। अजीब दोहराए पर मुल्क इस वक्त खड़ा है
कि जहां पर हुकूमत ने चलना भी है और हुकूमत परफॉर्म भी नहीं कर सकती और उसको यकीन भी नहीं है कि वो परफॉर्म कर सकती है। तो पहली मर्तबा हमने देखा है कि 2/3 अक्सरियत रखने वाली हुकूमत जो है वो बहरानों में घिरी हुई नजर आ रही है और इतने संगीन बहरान कि जिससे निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता। यानी दहशतगर्दी, मईशत तो चलें अपनी जगह, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामलात हैं, 6 जजेस के खत का मामला, एग्जेक्टिव के ऊपर उसका दबाव है, फिर एक ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस बन गया, उसने जलसे शुरू कर दिए हैं। आप लाख कहें कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, जलसों से हुकूमतें नहीं जाती होंगी। और सबसे बड़ा प्रेशर हुकूमत के ऊपर क्या है? इमरान खान जेल में है। आप सोचेंगे इमरान खान बाहर होते तो शायद पता नहीं इतना प्रेशर होता या नहीं होता। जेल में रख के इमरान खान को हुकूमत के ऊपर एक शदीद प्रेशर, दबाव है कि लोगों को, कारकुनों को जेलों में रखा गया है, इमरान खान को जेल में रखा गया है और ऐसे केसेस में जिसमें खुद राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कोई केस बनता ही नहीं है। तो पहला नुकता तो जो मैं आज जिस पर बात करना चाह रहा था वो ये कि 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत परेशान है और उसको अपनी बका की फिक्र लायक है और उसको लगता है कि हुकूमत चल नहीं सकेगी। ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है। आप जानते हैं कि इजलास बुलाने के 2-3 तरीके हैं। कौमी असम्बली का इजलास से सदर बुला सकता है, स्पीकर बुला सकता है, या ये जो ऑपोजिशन है अगर वो 25% के अरकान के दस्तखत के से या हिमायत के साथ वो चाहें तो वो इजलास बुला सकते हैं। तो ये इजलास जो है ये ऑपोजिशन ने बुलाया है और अब ऑपोजिशन चाहती है कि जो 6 जजेस के खत का मामला है उसको ज़रा ज़ेरे बहस लाए। जाहिर है ईमान में आएगा तो उस पर शोर होगा, ईमान में आएगा तो वो टॉक शोज में का हिस्सा बनेगा, वो टेलीविजन में आएगा, वो खबरों में आएगा। तो इसको बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ मौजू बनाना चाहती है और वो चाहती है कि 6 जजेस के खत को फ्लोर ऑफ द हाउस पे उस पर तकरीरें हों, इस पर डिस्कशन हो और देखा जाए कि कैसे दबाव है और कैसे हुकूमत इसकी बेनिफिशरी हुई है। लेकिन वो पार्लियामान जिसके बारे में कहा जाता है कि पार्लियामान में सारी बातें डिस्कस होनी चाहिए, पार्लियामान हर मसले का हल है, पार्लियामान के फोरम पर लेकर आए, हर चीज पार्लियामान में लेकर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पीकर साहब को मशवरा दिया जा रहा है हुकूमती लोगों की तरफ से और माहिरीन कवानीन जो पार्लियामेंट के अंदर जो आईनी माहिरीन मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी, चूंकि ये मैटर सब जुडिस है इसलिए इस मामले पर अपोजिशन को बात ना करने दी जाए और रोक दिया जाए ये कहकर कि जी ये मामला तो सब जुडिस है, द मैटर इज सब जुडिस, अदालत में चल रहा है तो चूंकि अदालत में चल रहा है इसमें पार्लियामान में कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि हमने ये सुना है कि पार्लियामान में जो बात हो जाए उसको अदालत में भी जेर बहस नहीं लाया जा सकता, यानी पार्लियामान सुप्रीम है। और यहां पर यह बहस हो रही है कि जो मैटर सबजुडिस है वो पार्लियामान में डिस्कस हो सकता है या नहीं हो सकता। हालांकि जो सबजुडिस है उस पर हुकूमत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती रही है, यही लोग जब पीडीएम में थे तकरीरें करते रहे हैं, पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसा करते रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हो सकता है, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता। तो अब ये एक और बहरान हो जाएगा। यानी अब देखें ना, सियासी इस्तेकाम लाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और अगर अपोजिशन एक इजलास बुलाती है और एक मामले को डिस्कस करना चाहती है और अगर हुकूमत उसको अलाउ ही नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? फिर मामला सड़कों पर आएंगे। यानी आप पार्लियामेंट में बुलाते हैं कि जी हाँ सड़कें छोड़ के पार्लियामेंट में आए, और जब अपोजिशन पार्लियामेंट में आती है तो आप उनको फिर सड़कों की तरफ धकेल देते हैं और फिर आप चाहते हैं कि ये अफरा तफरी बरकरार रहे, जो किसी के मुफाद में भी नहीं है, खासतौर पर हुकूमत और पाकिस्तान के बिल्कुल मुफाद में नहीं है। तो ये आकिबत ना अंदेशी के मशवरे जो हैं वो दिए जा रहे हैं हुकूमत को, और देखिए हुकूमत कल क्या करती है। बहरहाल अपोजिशन और हुकूमत 6 जजेस के खत के मामले पर अब आमने सामने आने जा रही है। अच्छा जी, 6 जमातों का एक इत्तेहाद बना है, उसने अपना पहला जलसा कल कर लिया, उस पर तो मैं दोहराऊंगा नहीं, कल बात हो चुकी है। लेकिन उसमें जो 2 पॉइंट्स बड़े अहम हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी किसी भी सिविलियन या फौजी इदारे के सबरा की तोसी को तस्लीम नहीं करेंगे। इस पर इत्तफाक हुआ है 6 जमातों का कि अगर किसी की तोसी होगी, सिविलियन से क्या मुराद है, यानी काजी फायजा साहब जो हैं उनकी एक्सटेंशन की बात हो रही थी, अगरचे हुकूमत ने इसकी तरदीद कर दी और कहा कि नहीं हो रही, लेकिन इस पर यह बहरहाल ऐसा लगता है कहीं पर यह ज़ेर बहस ज़रूर आया मामला, इस पर यह ज़ेर गौर ज़रूर आया, इस पर बात ज़रूर हुई है। तो 6 जमातें कह रही हैं कि अगर एक्सटेंशन की बात होगी तो हम इसे कबूल नहीं करेंगे किसी भी सिविलियन की। अब हो सकता है कि किसी पुलिस अफसर को देनी हो, किसी आईजी पुलिस को देनी हो, और भी किसी को देनी हो, तो वो एक्सटेंशन जो है वो कहते हैं कि जी काबिल कबूल नहीं होगी। दूसरा दायरा है, वो जब ये कह रहे हैं सिविलियन या फौजी इदारे के सबरा, तो आर्मी चीफ की तरफ उनका इशारा है। यानी वो पहले से कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ हैं, अगर उनके ओहदे की मियाद में तोसी करने की कोशिश की जाए तो हम इसको कबूल नहीं करेंगे। अब ये एक ट्रिकी मामला है। बहरहाल फैसला हुकूमत ने करना होता है, अपोजिशन कबूल करे या ना करे उससे क्या होता है, लेकिन बहरहाल एक मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा
क्योंकि जब एक्सटेंशन चाहिए थी जनरल बाजवा को, तो उनकी ख्वाहिश थी कि हुकूमत के अलावा अपोजिशन की जमातें भी सपोर्ट करें, और अपोजिशन की जमातों ने सपोर्ट किया आज तक, बल्कि नून लीग को ताना भी पड़ता है कि आपने क्यों दस्तखत किए थे एक्सटेंशन पर। तो बहरहाल ये अब 6 जमातों ने ये फैसला कर लिया कि एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा, एक बड़े सख्त बातें भी इसमें हुई हैं। वो कहते हैं कि जर्नैलों से कोई नहीं पूछता, हालांकि आइन की पामाली सबसे बड़ी गद्दारी है। आइन पामाल होता है तो जर्नैलों से कोई नहीं पूछता कि आइन को क्यों पामाल किया गया है। तो बहरहाल कुछ सख्त बातें इस फोरम ने शुरू कर दी हैं, और ख़ास तौर पर अचकज़ई साहब जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब भी इसी नौयत के जो है वो अपने विचार रखते हैं। चलें संस्कृत से मैं एक लफ्ज़ उधार ले लेता हूँ। तो लेकिन ये कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब देखें आगे बढ़कर ये कितनी हीट पकड़ती है ये मूवमेंट, और क्या उसका कंटेंट मज़ीद क्या सामने आता है। अच्छा जनाब, देखें तलाल चौधरी साहब ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक जो है वो आगाज़ से पहले ही नाकाम हो गई है। मैं भी इसी तहरीक की बात कर रहा था कि आगाज़ हुआ है अलायंस का और हुकूमत के लिए चैलेंज है, लेकिन तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि जी ये तो नाकाम हो गई, आगाज़ ही नहीं हुआ, नाकाम हो गई है। नाकाम कैसे हो गई है? वो कहते हैं जी पशीन का जलसा बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं हुई। अच्छा, पशीन एक तो दूर दराज इलाका है, दूसरा बारिशों से इस हद तक इलाका मुतासर है कि लोगों का ट्रैवल करना मुमकिन ही नहीं था, लोग अपने अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। और फिर ग्राउंड में जिसमें जलसा था उसमें भी टुकड़ों में लोग बैठे हुए थे, क्योंकि बीच में पानी था, पानी में तो नहीं बैठ सकते थे। तो एक जलसे को बुनियाद बनाकर ये कह देना कि ये तहरीक ही नाकाम हो गई है, मेरा ख्याल है कि ये तहरीक अभी जब बलूचिस्तान से उठ के पंजाब में दाखिल होगी और कराची में जाएगी और पंजाब के शहरों में फिर इसका रंग पता चलेगा कि ये तहरीक क्या है। और फिर देखेंगे ना तलाल चौधरी साहब की हुकूमत इसको इजाज़त देती है या नहीं देती, तलाल चौधरी साहब की हुकूमत अलाउ करती है जलसे मुनक्किद करना या नहीं करती, तो ये तो हमें तब पता चलेगा, अभी तो ये महज जुमले हैं। अच्छा, एक चीज़ पर मैं ज़रूर बात करना चाहता था, और वो शेर अफजल मरवत साहब ने जो कल जलसे में डीजल डीजल के नारे लगने लगे और उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि जी अभी हमारी बातचीत चल रही है, अभी ये डीजल डीजल के नारे मत लगाएं। इससे कुछ लोगों ने मतलब ये लिया कि अगर हमारी उनसे बातचीत कामयाब ना हुई और मौलाना फजल रहमान हमारी हुकूमत हमारी इस अपोजिशन की अलायंस का हिस्सा ना बने तो फिर डीजल डीजल के नारे लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक उनकी तरफ से इनकार नहीं आता तब तक ये नारे ना लगाए जाएं। ये इससे तासुर लिया गया और इसको बहुत सख्त रद्दमल दिया इस पर JUI ने, और कहा कि शेर अफजल मरवत को PTI को इनकी सरजनिश करनी चाहिए और लगाम देना चाहिए, और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और ये रखने डाल रहे हैं और ये तनाव पैदा कर रहे हैं, और ऐसी बातें हुई। तो ये जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा JUI की तरफ से तनकीद की गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो बुनियादी बात है वो ये है कि क्या JUI को इस अलायंस का हिस्सा बनना चाहिए या बनाया जाना चाहिए या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यों ख्वाहिश होगी कि JUI को इसका हिस्सा बनाए? मेरी ज़ाती राय इसमें यह है कि देखिए JUI जो है उस पर तहरीक इंसाफ ने बहुत सख्त तनकीद कर रखी है, और वो समझते हैं कि वो इस पूरे करप्ट सिस्टम की एक बेनिफिशरी हैं, और वो जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब, और वो उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं, तभी तो उनको डीजल कहते हैं। तो जिसको आप करप्ट कहते हैं उसको अपने साथ क्यों मिला रहे हैं? यानी आपने हुकूमत बनाने के लिए जरदारी साहब का साथ नहीं दिया, क्योंकि आपका एक उसूली मौक़िफ़ है कि आप जरदारी साहब के साथ नहीं बैठेंगे, वरना आप जरदारी साहब को ऑफ़र करते कि आए मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। तो जब आपने हुकूमत बनाने के लिए साथ नहीं दिया पीपल्स पार्टी का, तो फिर आप अपोजिशन बनाने के लिए JUI का साथ क्यों चाहते हैं? ये बुनियादी सवाल है। फिर आप उसूल पे खड़े हैं तो उसूल पर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेंगे? जब आपने उसूली फैसला किया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे, हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, ये आपका उसूली फैसला था, तो फिर आप मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाकर अपोजिशन क्यों बनाना चाहते हैं? मान लिया कि उनके पास एक स्ट्रेंथ मौजूद है, उनके आने से जलसे बड़े हो जाएंगे, स्ट्रेंथ बन जाएगी, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अवाम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान के अवाम की हिमायत हासिल है। 3 करोड़ लोगों ने आपको वोट किया है, आपके लिए 8 फरवरी को लोग निकले हैं और आपकी हिमायत, आपके लिए हिमायत रखते हैं, तो फिर मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाने की ज़रूरत ही क्या है? तो मैं समझता हूं कि ये आइडिया ही ठीक नहीं है PTI का कि मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाया जाए कि इससे स्ट्रेंथ बन जाएगी। भाई ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब अपनी जद्दोजहद करें तो करें। अगर आज यही मौलाना फजल रहमान थे, इनको 10 सीटें मिल जाती जैसे फॉर्म 47 की बाकियों को मिली हैं, तो मौलाना फजल रहमान तो शोर ना मचाते कि हमारे साथ धांधली हुई है। फजल रहमान साहब के साथ तो अभी भी धांधली नहीं हुई। कहाँ धांधली हुई है बताएं? सीटों का नाम बताएं, नंबर बताएं, कितनी सीटों पर धांधली हुई है? KP में हुई है। KP में अगर धांधली हुई है तो किसने की है?
तहरीक इंसाफ ने की है, जाहिर है अगर केपी में हुई है तो तहरीक इंसाफ ने की होगी। तो तहरीक इंसाफ ने धांधली हुई है तो फिर दोनों मिलकर धांधली का शोर कैसे मचा सकते हैं? तो ये आइडिया ही ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। ये जो फजलुर रहमान साहब को साथ मिलाकर, और फजलुर रहमान साहब के साथ तो कुछ नहीं हुआ, ये धांधली पीटीआई के साथ हुई है, ये धांधली जमात इस्लामी के साथ हुई है, जीडीए के साथ हुई है, ये धांधली तो जेयूआई के साथ हुई ही नहीं है। तो जब जेयूआई के साथ धांधली ही नहीं हुई तो वो कैसे शोर मचा सकते हैं कि जी धांधली हुई है और उनको क्यों साथ में लाया जाना चाहिए? तो अगर आप उसूली मौके पर खड़े हैं और आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान करप्ट हैं, तो फिर आप अपना मौक़िफ़ क्यों तब्दील कर रहे हैं? आप फिर जब इलेक्शन में जाएंगे तो फिर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ शोर मचाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि इलेक्शन से पहले बिलावल नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हैं और इलेक्शन के फ़ौरन बाद साथ मिलकर बैठ जाते हैं हुकूमत बनाने के लिए। तो फिर पीटीआई तो ऐसी ही जमात बन के रह जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो बहस है कि मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाना चाहिए, मेरा तो इस पर क्लियर मौक़िफ़ ये है कि फजल रहमान साहब को साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने तौर पर एहतजाज करते रहें, आप अपने तौर पर करते रहें, आपको उनकी ज़रूरत भी नहीं है, आपको आवाम की हिमायत ऑलरेडी हासिल है। अच्छा जी, पंजाब में फैसला हुआ है कि करप्ट पुलिस को खुसूसी अदालतों से सजाएं दिलवाई जाएं। खुसूसी अदालतें बनेंगी और करप्ट पुलिस एहलकारों के मुकदमात उसमें चल के उनको सजाएं दिलवाई जाएंगी और इस्लाहात बिल जो है वो तैयार किया गया। देखें, ये तो अब भावनगर का वाक़या हो गया तो तरह तरह की चीज़ें अब हमारे सामने आएंगी गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि पुलिस तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक उसको आप अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप देखें ना, किसी से आप अपने काम के लिए चोरी कराएं तो फिर वो शख्स अपने काम के लिए चोरी ना करे तो ये कैसे मुमकिन है? यानी आप ये कहें कि जी जाओ और तहरीक इंसाफ के घरों में घुस जाओ, तो फिर एक पुलिस एहलकार अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए भी किसी और के घर में घुस जाएगा। वो सोचेगा कि ये तो चलन आम है, ये तो कल्चर आम है। तो जब तक पुलिस को गैर सियासी नहीं किया जाएगा और सियासी मुखालिफिन का निशाना बनाने के लिए पुलिस को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जब तक मर्जी के DPOs RPOs नहीं लगाए जाएंगे, लगाना नहीं छोड़ा जाएगा, और जब तक आप इनको अपने सियासी मकासद के लिए तैनातियां करते रहेंगे और उनसे फ़ायदे उठाते रहेंगे। और अभी आप देखिए कि इलेक्शन आ रहा है, ज़िमनी इलेक्शन, और जो उसमें पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनके घरों के बाहर अभी से डाले खड़े कर दिए हैं पुलिस ने ले जाके। तो जब आप ये करते रहेंगे तो फिर आप ये तवक्को मत करें कि पुलिस रिश्वत नहीं लेगी। जब आप पुलिस देखेगी कि हमारी हुकूमत खुद हमें अपने करप्ट कामों के लिए इस्तेमाल कर रही है, करप्शन के लिए इस्तेमाल, करप्शन से माली करप्शन नहीं होती, आप इलेक्शन में धांधली करें ये भी करप्शन है। और इस वक्त जो हुकूमत वजूद में आई है ये करप्ट हुकूमत है, ये 8 फरवरी को करप्शन करके वजूद में आई है। तो एक करप्ट हुकूमत जिसके बारे में पुलिस को पता है कि इन्होंने करप्शन से हुकूमत बनाई है, उनसे आप कह रहे हैं कि करप्शन करोगे तो हम आपको सजाएं देंगे। इस तरह से कहने से आप ये नहीं कर सकते। मसलन आप घर में अब माहौल बना के रखें कि चीखो पुकार करते रहें और गालियाँ देते रहें, तो और छोटे बच्चे आपके वही सीख कर वही गालियाँ देना शुरू कर दें, तो फिर आप गुस्सा करें कि खबरदार गाली दी तो मैं तुम्हें ये छोड़ूंगा नहीं। तो उसके लिए आपको गाली देना छोड़ना होगा, आपको अपने आप को ठीक करना होगा। पुलिस इस तरह ठीक नहीं हो सकती जिस तरह से आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक कि आप पुलिस को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना छोड़ेंगे नहीं। आखिरी बात यह है कि आज आसिफ जरदारी साहब ने बड़ी मज़ेदार तकरीर की है। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि बीबी को पता था कि सिर्फ मैं ही पार्टी चला सकता हूँ, इसलिए उन्होंने एक विल में मुझे पार्टी का चेयरमैन बनाकर गई। अव्वल तो वो विल ही मशकूक है जिस पर बहुत बात होती है कि ये विल उनकी थी भी या नहीं। और वो कहते हैं कि जी बीबी भुट्टो को पता था, बेनज़ीर भुट्टो को, कि मैं 14 साल जेल काट के अब मंझ गया हूँ और मुझे पूरी सियासत का पता है, इसलिए उन्होंने मुझे जो है वो विल में चेयरमैन बनाकर मुझे उन्होंने वो गई हैं। हालांकि ये इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट मौजूद है कि बीबी और जरदारी साहब के ताल्लुकात आखिरी दिनों में कैसे थे, आखिरी महीनों सालों में कैसे थे। लेकिन और दूसरी इससे भी बढ़कर दिलचस्प बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जी बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने, ये गड़े खुदाबख्श का कब्रिस्तान भरा पड़ा है कुर्बानियों से, कारकुनों की कुर्बानियों से, और लोगों ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं। फिर उन्होंने 2 नाम लिए, उन्होंने कहा कि शाहनवाज भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो ने भी जान का नजराना पेश किया है। सुबहान अल्लाह। बीबी से सवाल हुआ था कि आपकी हुकूमत के दौरान आपके शौहर पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने आपके भाई को कत्ल कर दिया, आपने कार्रवाई क्यों ना की? और मुर्तज़ा भुट्टो के बच्चे आज भी समझते हैं कि आसिफ जरदारी कातिल है, और उनकी जो अहलियाँ हैं गुनमा भुट्टो, वो कह चुकी हैं कि आसिफ जरदारी इस प्लान के पीछे, यानी इल्ज़ाम इन पे वो लगाती हैं। और आज जरदारी साहब कह रहे हैं कि मुर्तज़ा भुट्टो की भी कुर्बानियाँ इसमें शामिल हैं। तो सियासत क्या क्या रंग आपको दिखाती है और कितना दिलचस्प है ये सियासत का खेल, और जरदारी साहब ने तो उसको और भी दिलचस्प बना दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।